उपस्थित हमारे कर्नाटक के यशस्वी मुख्यमंत्री, संवेदनशील मुख्यमंत्री सम्माननीय बसवराज बोम्मई जी, हमारे कर्नाटक के बहुत ही कर्मशील और मेहनती अध्यक्ष श्री नवीन कटील जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और यहाँ के प्रभारी श्री अरुण सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और यहाँ के वरिष्ठ नेता श्री सीटी रवि जी, हमारे प्रदेश की सह प्रभारी बहन डीके अरुणा जी, हमारे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बेंगलुरु से सांसद श्री तेजस्वी सूर्या जी, हमारे महेश जी महामंत्री, हमारे सिद्धराजू जी महामंत्री, हमारे बहुत ही प्रिय लोकप्रिय यहाँ से विधायक और मंत्री श्री आनंद सिंह जी, श्रीमती शशिकला जोले जी, विजयनगरा से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर श्री देवेंद्र रप्पा जी जो मेंबर पार्लियामेंट है बेलारी से, श्री करुणाकर जी रेड्डी जो एमएलए हैं, हमारे गोपाल कृष्णा जी, नेमिराज नायक जी, हमारे चन्ना बसवन गौड़ा जी और हमारे सभी वरिष्ठ साथीगण, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए हमारे इस जिले के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता बंधु, कार्यकारिणी के सदस्य और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज विजयनगरा में आकर के आप सब लोगों के बीच में कार्यकर्ता समावेश में बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और अभी अभी जिस तरीके से आपको हमारे मुख्यमंत्री जी ने जोश भरा है, उसके बाद मुझे बोलना थोड़ा कठिन भी है और उनके बराबर का जोश भर पाऊं इस पर प्रश्न भी है। लेकिन उन्होंने जो बात आपसे कही है उसको मैं आगे बढ़ाते हुए यह जरूर कहना चाहूंगा कि मुझे आज एक, जिसे हम कहते हैं कि धार्मिक नगरी में और धार्मिक गुरुओं की नगरी में आने का सौभाग्य मिला है, जिसने भारत के धर्म, हिंदू धर्म और कल्चर की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए जो क्षेत्र जाना गया, ऐसे स्थान पर मुझे आने का मौका मिला है। मैं ऐसे पवित्र भूमि को नमन करता हूं और आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, अगर मैं कर्नाटक की बात करूं तो कर्नाटक अगर अपनी पुरानी विरासत, अगर अपनी संस्कृति, अगर अपनी संस्कृति के साथ साथ जुड़े हुए आयामों को संभाल के रखता है, तो हमें इस बात की भी खुशी है कि कर्नाटक आगे बढ़ने की दृष्टि से नई चीजों को समावेश करते हुए आज दुनिया का एक लीडिंग आईटी हब के रूप में विकसित हो रहा है। यह हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और जब मैं खुशी की बात कहता हूं तो मैं ये भी कहता हूं कि हमारे कर्नाटक के लोग उद्यमी हैं, मेहनती हैं, एंटरप्रेन्योरशिप है, रिस्क टेकिंग है और आगे बढ़ने की तमन्ना लेकर के चलने वाले लोग हैं हमारे कर्नाटक के लोग। और इसलिए पुरातन संस्कृति को संभाल कर नई ऊंचाइयों को हासिल करने के लिए, नई छलांग लगाने की जो हमारी ताकत है, उसके लिए मैं कर्नाटक की जनता को भी नमन करता हूं और उनको साधुवाद देता हूं। हम सब जानते हैं कि विजयनगर एक समय में एंशिएंट इंडिया में, पुरातन भारत में, यह
सीट ऑफ पावर थी, यानी ये जगह थी जहां से लंबे समय तक हमारे राजाओं ने राज किया है। हम ये भी जानते हैं कि हम्पी विजयनगरा की एम्पायर की कैपिटल थी, यानी साम्राज्य की कैपिटल थी। और इसके साथ साथ हम इस बात को भी ध्यान में रखते हैं कि जब जब धर्म पर संकट आया तो विजयनगर के नेतृत्व ने और जनता ने मुंह तोड़ जवाब दे करके संस्कृति की रक्षा की। इस बात को भी हम जानते हैं। और मुझे खुशी है कि आज विजयनगर को अक्टूबर के 2021 में एक अलग जिला बना करके भी इसको स्थापित किया गया। इसके लिए भी मैं यहां के लोगों को बधाई देता हूं। हमारी पार्टी एक मजबूत पार्टी है। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो अगर हमारे 312 मंडल हैं, 1445 अगर हमारे मानस शक्ति है, और अगर हमारे 11,642 शक्ति केंद्र हैं, तो मुझे खुशी है कि 58,186 बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का सिपाही पूरी ताकत के साथ खड़ा है। इस बात के लिए भी हमको बधाई देने की इच्छा होती है। मित्रों, हम जानते हैं कि कर्नाटक मिशन 150, मिशन 150 को लेकर के चला है और 2023 के चुनाव में इसे पूरा करने के लिए अपना पूरा योगदान करेगा। मैं एक बात जरूर बोलना चाहता हूं कि जब मैं बूथ की बात करता हूं तो यहां बैठे हुए तमाम बूथ अध्यक्षों से और जिला के अध्यक्षों से मैं एक बात की निवेदन करना चाहता हूं कि बूथ सत्ता की गर्भगृह है। बूथ इज द प्राइमरी एरिया ऑफ सीट ऑफ पावर। अगर ताकत चाहिए तो वह हमको बूथ से डिराइव होती है। अगर राजनीतिक दृष्टि से प्रजातंत्र में आगे बढ़ना है तो याद रखना, जिस पार्टी में काम बूथ पर अच्छा होगा वही पार्टी आगे चल करके यशस्वी होगी। इस बात को भी हमको समझना होगा। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम बूथ के काम को महत्व दें, पन्ना कमेटी के काम को महत्व दें, पेज कमेटी के काम को महत्व दें, और जमीनी स्तर पर आदरणीय मोदी जी के द्वारा चलाए गए काम और आदरणीय बसवराज बोम्मई जी के द्वारा चलाए गए कामों को धरती पर उतारना और लास्ट माइल डिलीवरी कराना और लोगों को उससे राहत मिल रही है कि नहीं, इसकी चिंता करना यहां बैठे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सिपाही के रूप में करना पड़ेगा। यह मैं जरूर आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आज हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि मोदी जी अगर दुनिया की शख्सियत है और देश के सबसे बड़े नेता हैं, तो यह भी खुशी की बात है कि आज कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व कार्यकर्ता एक एक बूथ पर खड़ा होकर के विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, आज हमारी दुनिया में छवि बनी है। मोदी जी हमारे नेता हैं और भारत अब सिर्फ भारत के नेतृत्व के दृष्टि से भारत की सेवा के लिए नहीं जाना जा रहा है। आज भारत दुनिया में कंट्रीब्यूट करते हुए दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहा है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप बताइए, एक समय हमारा भारत था जब ट्यूबरक्लोसिस की दवाई आते आते भारत में 25 साल लग गए। एक भारत वो भी था जब स्मॉल पॉक्स की दवाई को भारत में आने में 35 साल लग गए। एक भारत वो भी था जब टेटनस की दवा आने में भारत में 35 साल लग गए। एक भारत वो भी था जब जापानीज एन्सेफेलाइटिस, जापानी बुखार की दवा आने में 100 साल लग गए। 1906 में दवा बनी और 2006 में भारत में वो दवा आई। लेकिन आज अगर कोरोना 2020 में आया तो मोदी जी के नेतृत्व में 2021 में
एक नहीं 2-2 वैक्सीन बन करके लोगों को उससे राहत दिलाने का काम किया, यह भी हमको याद रखना चाहिए। और यही नहीं, वैक्सीन मैत्री में हमने 185 करोड़ लोगों को भारत में वैक्सीन लगाई। इट इज वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन द वर्ल्ड। आज अमेरिका नहीं कर पाया, आज यूरोप नहीं कर पाया, आज विकसित देश नहीं कर पाए, और मोदी जी ने आप लोगों के चेहरे से मास्क उतरवा दिया और नजदीक बैठने की हिम्मत दे दी। यह सुरक्षा कवच दिया तो नरेंद्र मोदी ने दिया, इस बात को हमको याद रखना चाहिए। और वैक्सीन मैत्री के तहत बांग्लादेश को वैक्सीन दी, भूटान को वैक्सीन दी, श्रीलंका को वैक्सीन दी, नेपाल को वैक्सीन दी, अफगानिस्तान को वैक्सीन दी, मलेशिया को वैक्सीन दी। हर एक देश तक अपनी वैक्सीन को पहुंचाने का काम किया, तो मानवता के आधार पर नरेंद्र मोदी जी ने किया, और भारत की छवि आज दुनिया के नेतृत्व की दृष्टि से बनाई है, यह भी हमको याद रखना चाहिए। एक समय में भारत आयात करता था, इंपोर्ट करता था, अब दुनिया बदल गई। इंडिया हैज बिकम नाउ एन एक्सपोर्टिंग हब। अब भारत दुनिया को देता है, लेता कम है, देता ज्यादा है, इस बात को भी हमको याद रखना चाहिए। अगर हम बात करें आपके यहां की भी, तो आज वर्ल्ड के आईटी के काम को बेंगलुरु अपने आप में, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट हब, आईटी हब, ये दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट आईटी हब बन रहा है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज बदलता भारत है। आज हम अगर बात करें तो कर्नाटक इज अ मेजर हब इन स्टार्टअप्स। स्टार्टअप में ये मेजर हब बन गया है, और हमारी जीएसटी की कलेक्शन पिछले 17 महीनों में 15 महीनों में 1 लाख करोड़ क्रॉस कर गई है। इसको भी हमको याद रखना चाहिए। एंड दिस इज आफ्टर कोरोना। कोरोना के पश्चात हुआ है, यानी सारी देश की इकोनॉमी रुक गई है, और हमारे देश की इकोनॉमी जो है वो बढ़ती हुई आगे आ रही है, यह भी हमको याद रखना चाहिए। और हमारा जो टैक्स कलेक्शन है वो 34% का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। अब मित्रों, मैं यहां पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा। हमारे विरोधी बोलते हैं ये हो गया, आर्थिक दृष्टि से मंदी आ गई। भारत आर्थिक दृष्टि से छलांग लगाता हुआ दुनिया की आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ रहा है, इसको भी हमको याद रखना चाहिए। और यह तभी संभव है अगर टैक्स कलेक्शन हमारी 34% इंक्रीज होती है, तो इसका मतलब हमको समझ लेना चाहिए कि आर्थिक गतिविधि भारत में तीव्र गति से चल रही है। और अगर मैं मूडीज इन्वेस्टर सर्विस की बात करूं, तो 2022 और 23 में उन्होंने फोरकास्ट किया है, भविष्यवाणी की है कि भारत का ग्रोथ रेट 7.9% से बढ़कर के 8.4% चला जाएगा। यह मूडीज सर्विसेज ने, इन्वेस्टर सर्विसेज ने कहा है। इसका मतलब कि हमारे यहां विपरीत परिस्थिति में भी भारत मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, और आर्थिक जगत के रूप में भी एक ताकत बन रहा है। यह भी हमको समझना चाहिए। हमारे यहां लोग बेरोजगारी की भी बहुत चर्चा करते हैं, और मैं यहां अपने साथियों को जरूर बताना चाहूंगा कि एम्प्लॉयमेंट के चांसेस की अगर हम बात करें तो 31% का ग्रोथ है हायरिंग में, यानी भारत के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने में 31% का ग्रोथ है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और किस क्षेत्र में है? ऑटोमोबाइल में है, हेवी इंजीनियरिंग में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, आईटी में है, टेक्नोलॉजी में है, और फार्मास्यूटिकल्स में है, और हेल्थ में है। आज हमारा कार्यकर्ता, आज हमारा नौजवान सिर्फ हैवी इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग में भारत को ही मदद नहीं कर रहा है, दुनिया को मदद कर रहा है, हेल्थ में मदद कर रहा है, आईटी में आगे बढ़ रहा है। यह परिस्थिति अगर बनी है तो यह भारत की आर्थिक स्थिति के बारे में भी बताता है। इतना ही नहीं, और मैं चाहूंगा, सामने देख रहा हूं मेरे पत्रकार बंधु बैठे हैं, आई वुड लाइक टू सी टू इट, यू शुड कोट मी एंड आई एम कोटिंग द स्टैटिस्टिक्स इन फ्रंट ऑफ यू। हर एक कोई राजनीति में जिसकी मर्जी जो भी कहना चाहे कह दे, इसको जानना चाहिए। मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज के
फोरकास्ट क्यों आई है। हमें जानना चाहिए कि ये टैक्स कलेक्शन कैसे बढ़ा है। हमें जानना चाहिए कि 17 महीने में 15 महीने जीएसटी 1 लाख करोड़ कैसे क्रॉस किया है। ये आंकड़े हैं जो अपने आप में बताते हैं कि विपरीत परिस्थिति में भी आर्थिक छलांग लगाने के लिए भारत तैयार है, मोदी जी के नेतृत्व में तैयार है। ये हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, मैंने पहले भी कहा, आज भी कहता हूं, हम यहां जो लोग बैठे हैं, वी आर नॉट हियर टू ऑक्यूपाई चेयर्स, वी आर नॉट हियर टू ऑक्यूपाई सीट्स, वी आर नॉट हियर टू बिकम एमएलएज और एमपीज, वी आर नॉट हियर टू बिकम ग्राम पंचायत मेंबर्स ओनली. We are here as an active agent of change. We are here to serve the people. We are here to see to it कि गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, महिला, इनकी तस्वीर और तकदीर बदलने के हम एजेंट बनेंगे। इसलिए हम राजनीति में आए हैं, इसको हमको समझना चाहिए। और कहने के लिए फिर मैं नहीं कह रहा हूं, आप बताइए कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन लाया कि नहीं लाया। आप बताइए, ये स्वच्छता अभियान में 11 करोड़ टॉयलेट्स, शौचालय बने, 11 करोड़ इज्जत घर बने। इसका मतलब विच टाइप ऑफ इंडिया वी वर लिविंग इन, वेयर फीमेल यूज्ड टू गो फॉर डिफिकेशन फॉर द नेचुरल नीड्स इन द फील्ड्स। और व्हाट वाज द नंबर? 11 करोड़ प्लस। अगर 11 करोड़ घर बिना शौचालय के थे तो महिला की डिग्निटी के साथ कितना बड़ा अन्याय होता था। और मोदी जी ने उनको इज्जत दे करके मुख्य धारा में शामिल किया और सशक्तिकरण किया। यह भी हमको याद रखना चाहिए। ये कहने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं। अगर मैं उज्ज्वला योजना की बात करता हूं, इट इज नॉट अ गैस कनेक्शन, इट इज एन एम्पावरमेंट। जो वो खाना बनाने के पहले 200 सिगरेट का धुआं सिर्फ चूल्हे के बगल में बैठ करके अपने लंग्स में लेती थी, टुडे बिकॉज ऑफ गैस सिलेंडर्स एंड बिकॉज ऑफ गैस चूल्हा, लाइटर जला करके 5 मिनट में वो तैयार करती हैं भोजन, और उनकी हेल्थ कंडीशन में, लंग्स के प्रॉब्लम्स में डिक्रीज आया है। ये भी हमको समझना चाहिए, ये भी हमको याद रखना चाहिए। हम जब स्कीम्स की बात करते हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं करते हैं। हम अगर प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं, व्हाट इज द नंबर? अगर हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो द नंबर इज 1 करोड़ 26 लाख। मींस इतने लोगों को घर नहीं था। और मोदी जी का सपना है कि कोई भी बिना पक्के मकान के नहीं रहेगा। और बॉम्बे साहब का भी संदेश है कि कर्नाटक में कोई भी बिना पक्की छत के नहीं रहेगा। ये संकल्प लेकर के हम आगे बढ़े। इसलिए अगर हम हेल्थ फॉर ऑल की बात करें, अगर हम आयुष्मान भारत की बात करें, अगर हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, अगर हम सौभाग्य योजना की बात करें, अगर हम उजाला योजना की बातचीत करें, 18,000 विलेजेस वर विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। किस तरीके की उनका जीवन होगा उसको भी हमको समझना चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए आज जब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो अगर उजाला योजना की बात करें तो 2 करोड़ 42 लाख लोगों को उजाला योजना में इलेक्ट्रिसिटी के एलईडी बल्ब्स मिले हैं। अगर उज्ज्वला योजना की बात करें तो कर्नाटक में 9,15,000 लोग हैं जिनको चूल्हा दिया गया है और सिलेंडर दिया गया है, और देश भर में 10 करोड़ लोगों को दिया गया है। तो ये सारे आंकड़े मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि हम किस तरीके से देश में परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हमको समझना चाहिए। अब जैसा कि मैंने कहा कि आवास योजना में 2 करोड़ के आसपास था, और यहां कर्नाटक में 7 लाख मकान बने हैं, वह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, कैन यू इमेजिन दैट? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का मतलब क्या है? मतलब यह है कि जब से कोरोना आया 80 करोड़ की जनता को मोदी जी ने 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल और 1 किलो दाल दे करके कोई हमारा भाई भूखा नहीं सोए, इस संकल्प को दोहराया है। इसको भी हमको याद रखना चाहिए और समझना चाहिए। और अगर मैं यहां की बात करूं तो लगभग 4 करोड़ लोग हैं, 4 करोड़ पीपल इन कर्नाटका, जिनको 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था
बसवराज बोम्मई जी ने मोदी जी के आशीर्वाद से दिया है, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। बहुत सी नई योजनाएं चलाई हैं, इस पब्लिक मीटिंग में उनको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन एनहांसमेंट ऑफ पेंशन्स, चाहे वो विडो हो, चाहे वो हमारे डिसेबल्ड हो, फिर चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, फिर चाहे वो हमारे हैंडीकैप डिसेबल्ड लोग हो, सबके लिए पेंशन्स का इंक्रीज करने का काम किया है, वह भी हमको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ हम यह भी कहना चाहेंगे कि हम स्पाइसेस में कर्नाटक हैज टच्ड 4 बिलियन का एक्सपोर्ट आज कर्नाटक स्पाइसेस का कर रहा है, और कॉफी एक्सपोर्ट जो है वो $1 बिलियन, 4 बिलियन US डॉलर स्पाइसेस और $1 बिलियन वो भारत ये कर्नाटक कर रहा है। इसको भी हमको याद रखना चाहिए और समझना चाहिए। बहुत सी स्कीम्स हैं बोम्मई साहब ने चलाई हैं, फिर चाहे वो नम्मा ग्राम नम्मा रास्ते हो, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में बनाने की योजना हो। 3 साल के अंदर 1900 किलोमीटर बनाया कांग्रेस की सरकार ने, और 5 साल में बनाया 1900 किलोमीटर, और 3 साल में 2570 किलोमीटर का सड़क बनाई है बोम्मई जी की सरकार ने और येडियुरप्पा जी की सरकार ने। ये भी हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, मैं ऐसे आपके सामने विकास के आंकड़े बहुत रख सकता हूं, लेकिन अभी मैं जो कन्नड़ में दे रहे थे भाषण हमारे मुख्यमंत्री जी, उसमें से जो मुझे समझ में आया उस पर मैं जरूर बोलना चाहूंगा। आप PFI के बारे में कह रहे थे, और आपने PFI के बारे में यह भी कहा कि किस तरीके से उन लोगों के बारे में षड्यंत्र के रूप में समाज को विघटित करने की कोशिश चल रही है। मित्रों, आज उत्तर प्रदेश में हमने सरकार बनाई, आज गोवा में हमने सरकार बनाई, आज हमने मणिपुर में सरकार बनाई, आज हमने उत्तराखंड में सरकार बनाई। ये सरकार और लोगों के द्वारा दिया गया आशीर्वाद मोदी जी को ये बताता है कि भारत बदल चुका है, और भारत अब न परिवारवाद पर चलेगा, न जातिवाद पर चलेगा, न धर्मवाद पर चलेगा, न इलाकावाद पर चलेगा। अब भारत मोदी जी के नेतृत्व में विकासवाद पर चलेगा, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर चलेगा। उत्तर प्रदेश में 38 साल बाद किसी पार्टी की दोबारा सरकार आई है, 38 years, आफ्टर 38 years, एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री दोबारा मुख्यमंत्री बना है, और एक मुख्यमंत्री ने पूरे 5 साल किए हैं, तो वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा आई है, और योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं। यह भी हमको याद रखना चाहिए। आपको जान करके खुशी होगी, यहां आपकी मुलाकात कांग्रेस से होने वाली है। उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस लड़ी, 399 सीट्स में 387 सीट्स में जमानत जब्त हो गई कांग्रेस की, यह भी आपको याद रखना चाहिए। अगर मैं बात करूं उत्तराखंड की, अब देखिए कहां उत्तर प्रदेश दिल्ली से शुरू होता है और बिहार के साथ लगता है 700 किलोमीटर का रास्ता है। कितना बड़ा है उत्तर प्रदेश, 24 करोड़ की जनसंख्या है। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तर के साथ नेपाल के साथ लगा हुआ पहाड़ी इलाका है। वहां भी जब से राज्य बना है उत्तराखंड, पहली बार जो सरकार थी वो फिर से चुन करके आई है, तो वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुन करके आई है और 47 सीट्स जीती है, और आम आदमी पार्टी 70 सीट्स में से 68 सीट्स में जमानत जब्त हो गई। यह भी याद रखिए। अब कहां उत्तर प्रदेश और कहां गोवा? गोवा में हमने विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, और इसके साथ साथ ये तीसरी बार लगातार इन रो बनाई है, हैट्रिक किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और मणिपुर, which was known for blockades, which was known for curfew, which was known for insurgency, आज पीस, प्रोस्पेरिटी और डेवलपमेंट मोदी जी के नेतृत्व में और वहां के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के नेतृत्व में हो रहा है, और आज वहां विकास हो रहा है। पहली बार नॉर्थ ईस्ट में हमारी मिलीजुली सरकार आई थी, इस बार हमारी विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है फॉर द फर्स्ट टाइम। यह भी हमको समझना चाहिए। इन नतीजों को देख करके
कुछ लोग राजनीति में बौखला गए हैं और उनकी बौखलाहट कहीं न कहीं समाज को विघटित करने के षड्यंत्रों के साथ जुड़ जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कहीं रामनवमी के शोभा यात्रा पर अटैक, कहीं कुछ। यही बोमई साहब का विषय है। ही इज द चीफ मिनिस्टर, ही इज द होम मिनिस्टर, he will certainly investigate into the details of it, but on the face of it I can say कि ये डिजाइन्ड तरीके से समाज को खंडित करने की कोशिश हो रही है। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज कांग्रेस पार्टी इज बिहेविंग इन द मोस्ट इररिस्पॉन्सिबल मैनर। और मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या पीएफआई के लोगों को जो ऑन बुक्स लाए गए थे उनको छुड़ाने का काम सिद्धारमैया ने किया था कि नहीं किया था? इसकी जनता, कर्नाटक की जनता जवाब चाहती है। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। आतंकवाद के खिलाफ बोलते हो और आतंकवादियों को छोड़ते हो, अंदर से दोस्ती रखते हो और बाहर मुखौटा लेकर के चलते हो। इनको पर्दाफाश करना और दूध का दूध पानी का पानी बताना ये भारतीय जनता पार्टी जमीन पर जाकर के करेगी। कर्नाटक में हमको समझना चाहिए। विकास की दृष्टि से अगर देखो तो भ्रष्टाचार की बात भी अब की मैंने जो कन्नड़ में समझा। बोमई साहब, मैं आपको बताऊं, करप्शन एंड कांग्रेस दे आर सिनोनिम। जहां कांग्रेस है वहां करप्शन है, जहां कांग्रेस है वहां कमीशन है, जहां कांग्रेस है वहां भ्रष्टाचार है। ये दोनों मिले हुए हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, समझ लेना चाहिए। जहां बीजेपी होगी वहां मिशन होगा, जहां कांग्रेस होगी वहां कमीशन होगा। ये इस बात को हमको समझ लेना चाहिए। ये तो कमीशन के साथ चलने वाले लोग हैं भाई, यही तो इनका इतिहास रहा है। और आजकल तड़प रहे हैं, आजकल दुखी हैं, बेरोजगार है। कल मैंने इंटरव्यू में कहा दे हैव बिकम अनएम्प्लॉयड। ये युवा की एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते नहीं। मैंने आपके सामने आर्थिक आंकड़े रख दिए कि इकॉनमी आगे बढ़ रही है। अनएम्प्लॉयड हुए हैं तो ये नेता अनएम्प्लॉयड हुए हैं। सूपड़ा साफ हो गया, जमानतें जब्त हो गई। और मैं आप लोगों के ताकत के आधार पर बताना चाहता हूं कि 2023 में भी यहां कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। इस बात को मैं बताना चाहता हूं और हम जनता के बीच में काम करके जा रहे हैं। आप बताइए, अभी बोमई साहब खड़े हुए, उन्होंने आपके सामने बताया कि नहीं बताया कि हमने ये किया, हमने ये किया, हम ये कर रहे हैं, हम ये करेंगे। कांग्रेस पार्टी का कोई नेता या जनता दल एस का कोई नेता आकर के विकास की बात करता है क्या? कभी सुना आपने? इलाके को इलाके से लड़ाओ, जात को जात से लड़ाओ, मजहब को मजहब से लड़ाओ और समाज को बांट करके अपनी राजनीति करो। यही उनका उद्देश्य रहा है। 70 साल इसी तरीके से इन्होंने पार्टियां चलाई हैं। आज अलग बात है कि ये सारी पार्टियां परिवार की पार्टी बन गई है। कांग्रेस पार्टी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं रह गई है। ये इंडियन नहीं रह गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस ना तो ये इंडियन है ना ये नेशनल है, 2 प्रदेशों में सीमित हो गई, लेस देन अ रीजनल पार्टी। और कांग्रेस नाम की चीज तो है ही नहीं। जो कांग्रेस में कोई बात उनके विरोध में बोलेगा वह पार्टी का विरोधी हो जाएगा। बाकी सारी पार्टियां परिवार की पार्टी हो गई है। यहां भी आपके यहां देखिए जेडीएस परिवार की पार्टी है। आप तमिलनाडु में जाइए, डीएमके परिवार की पार्टी है। आप शिवसेना देखिए परिवार की पार्टी है। आप एनसीपी देखिए परिवार की पार्टी है। आप चंद्रशेखर राव की पार्टी देखिए परिवार की पार्टी है। आप वाईएसआर की पार्टी देखिए परिवार की पार्टी है। आप टीडीपी को देखिए परिवार की पार्टी है। आप बीजू जनता दल को देखिए अकेले व्यक्ति की पार्टी है। आप ममता को देखिए परिवार की पार्टी है। आप समाजवादी पार्टी को देखिए परिवार की पार्टी है। आप पीडीपी को देखिए परिवार की पार्टी है। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को देखिए परिवार की पार्टी है। आप लोकदल अजय चौटाला को देखिए परिवार की पार्टी है। कोई भी पार्टी, सारी परिवार की पार्टियां हो गई है। ये आपको और हमको ये सौभाग्य मिला है कि हम भारतीय जनता पार्टी हैं, भारत की जनता की पार्टी है और भारत की जनता के सुगंध में से निकले हुए हम पार्टी है, उसकी मिट्टी से निकले हुए पार्टी है। इसलिए मित्रों, इस वैचारिक लड़ाई को कोई और नहीं लड़ेगा।
इस वैचारिक लड़ाई को हम ही लड़ेंगे। और हम इसलिए नहीं लड़ेंगे, हम इसलिए लड़ेंगे क्योंकि हमें भारत को आगे ले जाना है, क्योंकि भारत को मजबूत बनाना है और मोदी जी के सपने को पूरा करना है। और मोदी जी के सपने को पूरा करना है तो कर्नाटक के सपने को पूरा करना होगा। कर्नाटक मजबूत होगा तो भारत मजबूत होगा, कर्नाटक आगे बढ़ेगा तो भारत आगे बढ़ेगा। और इसलिए आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पर कमल खिले, इसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग इस काम में जुटेंगे और भारतीय जनता पार्टी को यशस्वी बनाएंगे। चुनाव के दौरान मैं आप लोगों के बीच में आऊंगा, लेकिन उससे पहले भी हर जिले तक पहुंचने का प्रयास करूंगा और आपके व्यक्तिगत रूप में दर्शन करूंगा। मैंने जो बात आपको आज कही है, मैं चाहूंगा कि आप गांव-गांव, बूथ-बूथ पर इस संदेश को पहुंचाएं और जो बोमई साहब ने बताया उसको भी आप पहुंचाने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय कर्नाटक।